आज हम मास्टरिंग द इनविजिबल इंजन द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन नामक एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट की समीक्षा कर रहे हैं जो भावनाओं और हमारे व्यवहार के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है। हाँ बिल्कुल। और अगर सीधे इसके सबसे अहम पहलू पर आएं, तो प्रस्तुत की गई सामग्री में लॉजिक और इमोशन के बीच एक बहुत ही तीखा और पूर्ण विभाजन दिखाया गया है, जिस पर थोड़ा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। सही कहा। मतलब स्क्रिप्ट में ये मान लिया गया है कि हमारे सारे फैसले पूरी तरह से 100% भावनाओं द्वारा ही लिए जाते हैं और तर्क केवल एक सजावट है। एकदम जैसे वो शुरुआती हिस्सा है ना, जहाँ कहा गया है कि दिमाग बस एक लॉयर है और जज इमोशन है। हाँ, ये रूपक उस क्षण को तो बहुत अच्छे से पकड़ता है जब हम कोई आवेगी फैसला लेते हैं और फिर उसे सही ठहराने के लिए कारण गढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच पर पूरी तरह निर्भर रहने से हम आधुनिक न्यूरोसाइंस की असलियत को बहुत ज्यादा सरल बना रहे हैं? हाँ, यह एक बड़ा जोखिम है। अगर हम मस्तिष्क विज्ञान को देखें तो अमिगडाला जो भावनाओं को प्रोसेस करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तार्किक सोच का केंद्र है, वे ऐसे अलग-थलग या एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम नहीं करते। हाँ, उनका तो लगातार एक दूसरे से संवाद चलता रहता है ना? बिल्कुल चलता है। तो जब सामग्री यह दावा करती है कि तर्क केवल एक वकील है जिसका काम सिर्फ भावनाओं के फैसलों पर मुहर लगाना है, तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भावनाओं को रेगुलेट करने की उस क्षमता को पूरी तरह से नकार देता है। सही बात है। और स्क्रिप्ट के नोट्स देखकर मुझे लगता है कि लेखक श्रोता को बस ये महसूस कराना चाहते हैं कि भावनाएं कितनी हावी हो सकती हैं। हाँ, इरादा तो वही लगता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर तर्क हमेशा भावना का ही गुलाम है, तो फिर हम इस स्क्रिप्ट में आगे जिस कॉन्शियस चॉइस या अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो आखिर आ कहाँ से रही है? बहुत ही उम्दा सवाल है। क्या वो अवेयरनेस भी लॉजिक का हिस्सा नहीं है? अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक वकील है, तो वो अचानक से अपनी ही भावनाओं को देखने वाला एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर कैसे बन जाता है? ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा रहा है। और आपकी ये उलझन पूरी तरह जायज है, क्योंकि यही इस बाइनरी सोच की सबसे बड़ी अंतर्निहित सीमा है। आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस विशुद्ध रूप से एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य है। बिल्कुल, ये हमारे तार्किक दिमाग का ही काम है। हाँ, जो हमें अपनी भावनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता देता है। अगर हम शुरुआत में ही तर्क को पूरी तरह से एक भ्रम घोषित कर देंगे, तो श्रोता के पास अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। तो सुधार के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये होगा कि इस द्वंद्व को थोड़ा लचीला बनाएं। हमें यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि लॉजिक और इमोशन हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, बल्कि उनका एकीकरण भी संभव है। तो इसको हम ठोस रूप से कैसे बदल सकते हैं? जैसे स्क्रिप्ट के उस हिस्से में जहां कहा गया है कि तुम्हारे 80% डिसीजंस दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। हम इसे एक विकास या प्रक्रिया के रूप में पेश कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह खारिज करने के बजाय उसमें एक एवोल्यूशन दिखाएं। हाँ, एकदम। हम कह सकते हैं, शुरुआती डिफॉल्ट अवस्था में हमारा दिमाग अक्सर एक वकील की तरह काम करता है। हालांकि जब हम आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तो हमारा लॉजिकल दिमाग सिर्फ वकील नहीं रहता। वो एक मार्गदर्शक बन जाता है। बिल्कुल, वो एक गाइड बन जाता है जो भावनाओं के साथ मिलकर काम करता है और उस हिडन इंजन को सही दिशा देता है। ये बहुत अच्छा है। ये श्रोता को असहाय महसूस कराने के बजाय एक स्पष्ट रास्ता देता है। हाँ, और असहाय महसूस कराने की बात से ही हम स्क्रिप्ट के लहजे पर आते हैं। इस स्क्रिप्ट का टोन श्रोताओं को झकझोरने में बहुत प्रभावी है, लेकिन लगातार जो ब्रूटल ट्रूथ वाली आक्रामक शैली है, वो लंबी अवधि में श्रोता को मानसिक रूप से थका सकती है। एकदम सही। इसमें जो बार बार तुम स्लेव हो या तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इल्यूजन है इस्तेमाल किया गया है ना, और तुम पॉपेट हो, ये सब शुरुआत के लिए तो ठीक है। हाँ, पहले 30 सेकंड में ध्यान खींचने के लिए ये शॉक वैल्यू अच्छी है, लेकिन एक लंबे ऑडियो बुक या सारांश में ये बहुत उपदेशात्मक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे श्रोता पर लगातार हमला हो रहा है और श्रोता रक्षात्मक हो जाता है ना? बिल्कुल।
मनोवैज्ञानिक रूप से जब श्रोता को लगातार ये बताया जाता है कि वो कमजोर है, तो ये उनके मस्तिष्क में उसी डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देता है जिसे ये सामग्री शांत करने की कोशिश कर रही है। ये तो एक अजीब सी विडंबना हो गई। आप भावनाओं को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं और अनजाने में श्रोता को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोच मैदान के बाहर खड़ा होकर खिलाड़ी पर लगातार चिल्ला रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सही कहा। और वो खिलाड़ी प्रेरित होने के बजाय डरा हुआ महसूस करता है। इसके बजाय अगर वो कोच खिलाड़ी के साथ मैदान में दौड़ते हुए कहे कि हम मिलकर इस कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं, तो उसका प्रभाव कितना अलग होगा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और इसी से जुड़ते हुए मेरा सुझाव है कि हम टोन को बीच बीच में सहानुभूति और ठहराव के साथ संतुलित करें। श्रोता को सीधे दोष देने वाले तुम की जगह हम का इस्तेमाल करें। इससे वो एक साझा या सामूहिक अनुभव बन जाएगा। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक लाइन है, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी फ्रेजाइल है कि एक व्हाट्सएप का ब्लू टिक तुम्हारी नींद उड़ा देता है, तो तुम स्ट्रांग नहीं, स्लेव हो। लेखक का इरादा यहाँ स्पष्ट रूप से श्रोता को आईना दिखाना है। हाँ, लेकिन क्या हम उस आईने का एंगल थोड़ा बदल सकते हैं? बिल्कुल। हम इसी बात को हम के नजरिए से कह सकते हैं। हम अक्सर खुद को बहुत मजबूत मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब एक साधारण सा व्हाट्सएप का ब्लू टिक हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, तो हमें रुक कर पूछना चाहिए कि क्या हम सच में आजाद हैं या अपनी ही भावनाओं के कैदी बन गए हैं? हाँ, क्या यही दृष्टिकोण उसी सच्चाई को बिना किसी सीधे हमले के नहीं पहुंचाता? वाओ, ये तो बहुत ही प्रभावी है। ये ब्रूटल ट्रूथ को बरकरार रखता है कि एक ब्लू टिक हमारी शांति छीन सकता है, हाँ, लेकिन ये श्रोता को कटघरे में खड़ा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जब श्रोता सुरक्षित महसूस करेगा, तभी वो उन व्यवहारिक अभ्यासों को आजमाने के लिए तैयार होगा जो स्क्रिप्ट के अंत में दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर हमारे तीसरे बिंदु से जुड़ता है। रूपकों और जीवन के उदाहरणों से व्यावहारिक अभ्यासों की ओर जाने का जो क्रम है, उसे और अधिक सुव्यवस्थित और आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच अभी एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। मतलब सामग्री में भावनाओं को समझाने के लिए कुछ बेहतरीन अमूर्त रूपक गढ़े गए हैं। भावनाओं को फ्यूल, हथियार या पानी के टरबाइन के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही क्रिएटिव है। लेकिन मेरी चिंता सेक्शन 6 को लेकर है, जहां व्यवहारिक अभ्यासों की बात की गई है। जैसे 4-4-8 श्वास तकनीक या 5-4-3-2-1 माइंडफुलनेस। यहाँ आकर स्क्रिप्ट अचानक एक तकनीकी मैनुअल जैसी लगने लगती है, और वो शानदार रूपक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। एकदम, जिससे दोनों हिस्सों के बीच एक खालीपन आ जाता है। मुझे ये टरबाइन और बिजली वाला रूपक व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया था। हाँ, ये भावनाओं की ऊर्जा को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता है। लेकिन मान लीजिए कोई श्रोता असली जीवन में भारी तनाव या गुस्से से कांप रहा है। उस वक्त उसका लॉयर दिमाग हावी है। क्या आपको लगता है कि उसे याद रहेगा कि 4-4-8 का गणित क्या था? बिल्कुल नहीं। उस उच्च तनाव वाले क्षण में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वैसे भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा होता। कोई जटिल तकनीकी निर्देश याद नहीं आने वाला। तो वो श्रोता उस टरबाइन को वास्तव में कैसे घुमाए? हम इस रूपक को सीधे इन तकनीकों से कैसे जोड़ सकते हैं? इसके लिए मेरा सुझाव है कि पहले इस्तेमाल किए गए रूपकों को सीधे व्यवहारिक फ्रेमवर्क के साथ पिरोएं। श्रोता को यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो हथियार बनाने या इंजन को कंट्रोल करने की बात हो रही है, वो शारीरिक रूप से सांस लेने से कैसे जुड़ा है। मतलब सांस लेने को भी रूपक का ही सक्रिय हिस्सा बना दें। हाँ, जैसे जब वेपनाइजेशन फ्रेमवर्क में 10 सेकंड का पॉज लेने की बात आती है, तो उसे सीधे 4-4-8 तकनीक और टरबाइन वाले रूपक के साथ एक ही पैराग्राफ में ढाल दें। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? हम कह सकते हैं, जब आपके अंदर गुस्से का एड्रेनलिन सर जाता है, तो वो आपके इंजन का कच्चा फ्यूल है। हमारा पहला कदम होता है 10 सेकंड का पॉज। यहीं पर आप 4-4-8 तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और फिर इसे टरबाइन से कैसे जोड़ेंगे? 4 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना और 8 सेकंड छोड़ना। ये सांस लेने की प्रक्रिया आपके उस बेकाबू टरबाइन की गति को धीमा करती है, ताकि आप उस एनर्जी को सही काम में रीडायरेक्ट कर सकें। ये स्पष्टता का एक बहुत ही शानदार स्तर है। हम उन्हें सिर्फ सांस लेना नहीं बता रहे।
बिल्कुल, हम उन्हें बता रहे हैं कि उनकी सांसें उस टरबाइन का ब्रेक हैं। ये अमूर्त मनोविज्ञान को सीधे एक भौतिक क्रिया में बदल देता है। श्रोता अब केवल हवा अंदर बाहर नहीं कर रहा, वो असल में उस अदृश्य इंजन को कंट्रोल कर रहा है। और यही पूरी स्क्रिप्ट के विषय मास्टरिंग द इनविजिबल इंजन को शुरू से अंत तक एक धागे में पिरो देता है। बहुत खूब। तो इन सभी चर्चाओं को समेटते हुए हमारी इस समीक्षा के मुख्य सुझाव एकदम स्पष्ट हैं। पहला, तर्क और भावना के बीच के पूर्ण विभाजन को थोड़ा सॉफ्ट करें। यह दिखाएं कि तर्क केवल गुलाम नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन सकता है। हाँ, और दूसरा, आक्रामक टोन को कम करें। श्रोता पर लगातार हमला करने वाले तुम की जगह हम का उपयोग करके सहानुभूति लाएं। बिल्कुल, ताकि वह रचनात्मक होने के बजाय विषय से गहराई से जुड़ सके। और तीसरा, अपने शानदार रूपकों को सीधे श्वास और माइंडफुलनेस के व्यवहारिक अभ्यासों के साथ जोड़ें। उस टरबाइन और फ्यूल को वास्तव में सांसों के जरिए नियंत्रित करना सिखाएं, जिससे श्रोता को एक स्पष्ट रास्ता मिल सके। इन सुझावों को अपनी सामग्री में लागू करें। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप अपने काम को और बेहतर बनाकर फिर से हमारे पास समीक्षा के लिए सबमिट करें।